गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है? ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात। चलिए मेरे छात्रों, आज एक नई चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग आधुनिक भारत तो पढ़ ही रहे थे, लेकिन आज एक नई चीज़ को थोड़ा सा शुरुआत की है आपके करंट अफेयर्स को लेकर के मैंने शुरुआत की है चीज़ें। जैसे कि आप जानते हो, अभी आपका अगस्त में यानी कि 16 अगस्त को आपकी एक परीक्षा आयोजित होने वाली है जिसका नाम है BEO यानी खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको लगभग 5 वीडियो इस पर देने जा रहा हूँ, है ना, करंट अफेयर्स को लेकर के। ठीक है, तो मैं पहले BO की करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ी चीज़ें समझा दूँ, उसके बाद हम करंट अफेयर्स को आज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हम BO के करंट अफेयर्स की बात करें बच्चा, BO के करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो 2 बातें समझ में आती हैं हमारे इसके पहले। तो पहली बात ये कि ये परीक्षा पहले 22 मार्च को होनी थी, 22 मार्च 2020 को होनी थी, लेकिन आप जानते हो लॉकडाउन के चलते इस परीक्षा को वहाँ से हटा दिया गया था और अब जो इसकी तिथि घोषित की गई है 16 अगस्त घोषित कर दी गई है 2020। तो एक प्रश्न यहाँ पर ये आता है दिमाग में हमारे सामान्यतः कि यार जो करंट अफेयर्स आएगी वो आखिर कहाँ से कवर होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एग्ज़ाम आपका 22 मार्च को होता, हम यहाँ पर मानते हैं 22 मार्च, इस चीज़ को थोड़ा समझ लो, उसके बाद मैं आपकी क्लास स्टार्ट करता हूँ। और एक चीज़ को 16 अगस्त, ठीक है, इन 2 बात की बात करते हैं। अगर 22 मार्च को एग्ज़ाम होता तो आपकी जो करंट अफेयर्स आती वो आपकी सीधी सी बात है फरवरी को आती, फेब की आती, और आपकी इसके थी जनवरी की आती, दिसंबर की आती, और आपका नवंबर की आती, और अक्टूबर की आती, और आपका सितंबर की आती। देखिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2019 ये, और जनवरी और फेब आपका हो गया 2020। ठीक है, देखो UPPCS का जो लोग जानकर हैं, जो उसको अच्छे समझते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को। UPPCS पूरे साल की करंट अफेयर्स नहीं पूछता, वो हद से ज़्यादा आपके 5 या 6 महीने की ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं पूछता है। और लेटेस्ट जो एग्ज़ाम से करेक्ट 2 महीने पहले, 3 महीने पहले तो उनकी करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। यानी कि अगर आपको 22 मार्च का एग्ज़ाम होता तो फरवरी, जनवरी, दिसंबर के करंट अफेयर्स सर्वाधिक प्रश्न यहाँ से आते और बाकी प्रश्न इस सेक्शन से आते, और 1 आध 2 प्रश्न आपके अदर जितना बचता है उससे आ जाते हैं। अब लेकिन एग्ज़ाम अगस्त में हो रहा है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपका जनवरी से आपका जुलाई तक पूरा का पूरा सेक्शन क्या होगा, आपको महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा जुलाई, जून का और मई का। ये 3 मंथ आपके सबसे महत्वपूर्ण है। अगर एग्ज़ाम 16 अगस्त वाली बात करें तो फिर अब बात आती है कि आखिर हम करें क्या हम सितंबर से लेकर के जुलाई तक पूरा तैयार करें? एक प्रश्न ये बनता है हमारे सामने, या फिर हमारे सामने ये कंडीशन आती है कि हम सितंबर से केवल फरवरी तक का तैयार करें और एग्ज़ाम में यहीं तक आएगा। तो 2 चीज़ें समझा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आखिर कंडीशन है क्या। देखो, जो मेरा अनुभव रहा है आज तक लोक सेवा आयोग के साथ में, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, खुद से अपने आप से अनुभव की हैं, आज तक जब भी ऐसा कभी इतिहास में नहीं रहा लोक सेवा आयोग के, अभी तक जो मुझे पता है, जहाँ तक मैंने चीज़ देखी है, पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई भी एग्ज़ाम लोक सेवा आयोग का कैंसिल हुआ है, जिस तिथि को वो होना था उस तिथि को नहीं हो पाया, उसके 2, 4, 6 महीने बाद भी हुआ, तो हमेशा क्या हुआ, करंट अफेयर्स उसी वहीं तक की पूछी गई जहाँ तक वो पहले एग्ज़ाम होना था। यानी कि मेरा मतलब ये है कि अगर ये मार्च में पेपर होना था तो करंट अफेयर्स केवल यहीं तक की पूछी गई है। लेकिन मेरे मानना ये भी है कि रिस्क लेना क्या है, बेकार है। क्लियर? तो लेकिन हाँ, ये 100%, 1% छोड़ दो, 99% मैं कंफर्म यही बात कहूँगा कि जो करंट अफेयर्स के चांस हैं वो आपके पूरे के पूरे यहाँ तक के हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि पेपर जो आपका है वो बन के तैयार पहले ही हो चुका है। पेपर दोबारा नहीं प्रिंट होगा, है ना। पेपर तो एक बार प्रिंट हो चुका, वही पेपर दोबारा अब आकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा, तो पेपर दोबारा नहीं बनने वाला। लेकिन फिर भी एक चांस लेना बेकार है, 1% भी क्यों छोड़ें, तो बाद में हम इसको भी कवर कर लेंगे। लेकिन मैं जो आज शुरुआत करने जा रहा हूँ आपकी, वो बैक टू बैक शुरुआत कर रहा हूँ, अर्थात सबसे पहले आपका फरवरी की करंट अफेयर्स कराऊंगा, उसके बाद जनवरी की, उसके बाद दिसंबर की, फिर नवंबर, फिर अक्टूबर, फिर सितंबर की। क्लियर? और जब महसूस होगा ये वाला, तो ये वाला सेक्शन आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का ही फिर मैं आपको दोबारा इसको कवर करा दूंगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि मैक्सिमम चांस है करंट अफेयर्स के वो इस वाले सेक्शन के हैं। क्लियर? तो इसी को दिमाग में रखते हुए सबसे पहले हम आज फरवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ से चीज़ें स्टार्ट करेंगे। क्लियर? चलो, और कुछ बातें, 1-2 बातें डिस्कस कर दूँ मैं आपके साथ में। तो देखो, मुझे इतना वो सब कहानी नहीं आती है जितना वो बड़ा चढ़ा करके लोग यूट्यूब पर पेश करते हैं, वो सब मुझे नहीं आता। सीधे सिंपल जानता हूँ
जो पढ़ाऊँगा 100% है, गारंटी है। करंट अफेयर्स के साथ में मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है लोकसभा आयोग के एग्ज़ाम में। 100% चीज़ें मेरी ही कवर कराता हूँ इसकी करंट अफेयर्स की, ठीक है। मेरा जो अब खुद से अनुभव रहा है, अगर मान लो 20 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर्स के आ रहे हैं तो जो मैं अपने नोट्स तैयार करता हूँ, कम से कम ना तो 16 से 15, 16, 17 तक मेरे नोट से कवर हो जाते हैं। मैं 20 तो पूरे नहीं कहूँगा, 20 के 20 मेरे से कवर हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, 20 में से 15, 16 आराम से कवर हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बीओ में, मान के चलो आप मिनिमम 12 से 15 के प्रश्न लगभग करंट अफेयर्स के रहेंगे, तो मिनिमम 10 क्वेश्चन आउट ऑफ चाहे कितना भी हो, चाहे ये सेक्शन हो ये सब सारा 10 क्वेश्चन तो कम से कम मैं आपको कवर करा ही दूंगा। अगर 12 आए तो 10 और 15 आए तो कम से कम 11 से 12। क्लियर। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग आज के अपने करंट अफेयर्स की क्लास को, ठीक है। और ऐसा नहीं है क्लास केवल करंट अफेयर्स की बीओ के लिए ही महत्वपूर्ण है, अदरवाइज़ आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे जैसे एनटीपीसी होने वाला है, रेलवे है, या आपका समीक्षा अधिकारी होगा सितंबर में जाकर के वो, तो उसके लिए जनवरी फरवरी करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये 2 वीडियो इसकी फरवरी की जनवरी करंट अफेयर्स के समीक्षा अधिकारी के लिए भी 2016 वाले के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बात पक्का है कि 16 वाले जो आपका समीक्षा अधिकारी होगा उसमें करंट अफेयर्स आपके 2016 की नहीं आएगी, वो करंट अफेयर्स आपकी जनवरी से लेकर के आपका जुलाई तक की आएगी, या अगस्त तक की आएगी, सॉरी अगस्त, जनवरी से लेकर के अगस्त तक की करंट अफेयर्स कवर करेगा आपका, ठीक है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ आपका कुछ नेशनल लेवल की चीज़ों को लेकर के, राष्ट्रीय चीज़ों को लेकर के शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय घटनाएं आप समझ सकते हैं इनको, नेशनल इवेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम दिल्ली चुनाव की, ठीक है। दिल्ली में आप जानते हो विधानसभा चुनाव हुए थे, और दिल्ली में विधानसभा चुनाव जो हुए कितनी सीटों के लिए हुए थे, 70 सीटों के लिए हुए थे बच्चा। 70 सीट में से आपका 62 सीट जो मिली थी वो आप पार्टी को मिली थी, और जो 8 सीट थी वो किसको मिली थी, आपको बीजेपी को मिली थी, ठीक है। और तीसरी बात यहाँ पर जो केजरीवाल हैं, यहाँ के सीएम जो है केजरीवाल, तो केजरीवाल जी जो है वो आपका थर्ड टाइम क्या बने हैं, यहाँ के सीएम बने हैं। क्लियर। आयोग हमेशा कई बार पूछता है किसी राष्ट्र का प्रमुख बनता है तो उसको पूछ लेता है वो कौन सी बार बने हैं। कई बार तो एक बार बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको पूछा गया था। इस प्रकार से चीज़ें पूछता रहता है। तो केजरीवाल तीसरी बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। आप पार्टी ने 62 सीटें और आपको बीजेपी को 8 सीटें मिली हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ सब ये नहीं बता रहा कि वोटिंग आपकी 8 तारीख को हुई थी, मतगणना 11 तारीख को हुई थी, 16 फरवरी को शपथ ली थी, वो सब चीज़ें डिस्कस नहीं करा है। वो पॉइंट ऑफ व्यू इतने महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम स्टेज, जो महत्वपूर्ण केवल वही कराऊंगा, उसके अलावा आउट ऑफ में बिल्कुल भी चीज़ें नहीं कराऊंगा। क्लियर, ज़बरदस्त है ना। चलो आगे बढ़ें, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। केजरीवाल की बात करें आगे, इनके बाद आप जानते हो एक COP13 का आयोजन हुआ था भारत में। तो बच्चा कहाँ हुआ था इसका आयोजन हुआ था गांधीनगर में। गांधीनगर कहाँ पर बच्चा, तो ये गुजरात में है, ठीक है। और ये कब से कब तक हुआ था आपका, 17 से 22 फरवरी को इसको आयोजन हुआ था, ठीक है, गांधीनगर में हुआ था। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो आपको जो प्रवासी प्रजातियां होती हैं उनको लेकर के इसका आयोजन किया गया था COP13 का। अगर इसकी बात करें, इसका शुभंकर क्या था, शुभंकर समझते हैं ना आप, शुभंकर था बच्चा इसका द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोन चिड़ैया बोलते हैं ऐसे, है ना। ये बड़ी संकट में प्रजाति भी है भारत के इस समय। तो इसका शुभंकर क्या था, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था, ठीक है। COP13 का गांधीनगर में हुआ था। और इसका जो थीम था मैं आपको बता दे रहा हूँ, थीम आपको उसको ऐसे लिख लेना, प्रवासी प्रजातियाँ दुनिया को जोड़ती हैं और हम उनका अपने यहाँ स्वागत करते हैं। एक बार और बता रहा हूँ, प्रवासी प्रजातियाँ दुनिया को जोड़ती हैं और हम उनका, किनका, प्रवासी प्रजातियों का अपने यहाँ स्वागत करते हैं। ये इसका बच्चा थीम था। दूसरी बात, इसके पश्चात एक रिपोर्ट भी जारी की थी भारतीय पर्यावरण मंत्रालय ने। तो उसने बताया था कि भारत में मोर हैं, पीकॉक, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और जो गौरैया है, पक्षी जो है, उसकी संख्या में क्या है, स्थिरता आई है, अर्थात वो लगातार कम नहीं हो रही हैं, अब स्थिरता है। और गौरैया के विषय में जैसे पहले से कहानी थी कि मतलब गौरैया जो मोबाइल के टावर होते हैं उनकी किरणों की वजह से, है ना, उनकी वेव्स की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके अंडे टूट जाते हैं। तो वो इस रिपोर्ट में नकारा गया है। क्लियर, आगे बढ़े हम। मैं आपको बताता हूँ कहानी J&K की। तो ये तो आप जानते हो J&K एक राज्य था, लेकिन आपका 31 अक्टूबर 2019 से ये क्या बन गया, यूटी बन गया है। और इसके 2 भाग हुए थे, एक आपका बना था J&K यूटी और दूसरा बना था यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, और दूसरा बना था आपका बच्चा लद्दाख, ठीक है। और ये भी आप जानते हो कि 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्लियर, की स्मृति में। क्लियर, आगे बात करें इसके विषय में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक्चुअल में हुआ क्या है, अभी केंद्र सरकार ने परिसीमन आयोग की घोषणा की है।
परिसीमन आयोग की घोषणा की है कि परिसीमन आयोग बनाया जाएगा किसके लिए बच्चा, J&K के लिए। ठीक है, विश्वास करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पढ़ाऊंगा, कुछ भी आउट ऑफ चीज़ें बकवास फालतू चीज़ कोई नहीं पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा सिलेक्टेड पढ़ाऊंगा, क्लियर। और बीओ के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी क्लास। तो परिसीमन आयोग की घोषणा की है केंद्र सरकार ने, और इसमें आपका जो चुनाव आयोग है भारत का, उसने अपना सदस्य श्री सुशील चंद्र को नियुक्त किया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे अभी डिसाइड नहीं करा गया है, लेकिन अगर बात आए कि ये परिसीमन आयोग कार्य क्या करेगा, तो मैं आपको बता दूं कि परिसीमन आयोग, जानते ही हो आप, पॉलिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, परिसीमन आयोग क्या करता है, लोकसभा विधानसभा सीटों को, है ना, उनके क्षेत्रों को जोड़ता घटाता है, समानता, ये कह सकते हैं छोटी सी परिभाषा में, कि यहाँ पॉलिटी नहीं पढ़ा रहे, मेरी बात समझो दूसरी। तो परिसीमन आयोग क्या कर रहा है, आप जानते हो J&K जब राज्य था, तो J&K राज्य होने के तौर पर इसमें जो सीटें थी कुल मिलाकर के आपकी 111 सीटें थी, है ना, 111 सीटें थी J&K राज्य में, 111 सीटें, जिसमें से आपका 24 जो थी वो आपकी कहाँ थी, POK में थी, POK में। और शेष कितनी बची आपकी, 89, कितना बचा, 99, 9 तो 11, 114 हो गई ये तो बच्चा। ठीक है, 111 थी, 87 थी, 87 थी, माइनस करेंगे 87 आएगा, 7 4 11। ठीक है, 27 सीटें थी आपकी J&K राज्य में। लेकिन जब 31 अक्टूबर को क्या हुआ, UT बना। ठीक है, तो ये 87 सीटें जो थी ये दो भागों में टूटी, एक तो आपका बच्चा 83 83 और एक बच्चा आपका 4। 83 गई आपकी J&K में, J&K UT में, और 4 गई आपका लद्दाख UT में, क्लियर। अब तो J&K में यहाँ पर कितनी सीटें बची, 83, ये 24 अभी अलग हैं, यानी कि इनको मिला दिया जाए तो 8 और 3 11, 4 3 7, 107 सीटें होंगी टोटल। ठीक है, तो परिसीमन आयोग क्या करेगा बच्चा, परिसीमन आयोग ये करेगा कि J&K में 7 विधानसभा सीटें और बढ़ा देगा। ठीक है, यानी कि ये 83 जो है आपकी UT में कुल मिलाकर के 7 इसमें बढ़ेंगी, तो ये कितनी हो जाएंगी, 90, और प्लस 24 CF POK की हैं बराबर 114। तो परिसीमन के पश्चात J&K की जो सीटें होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 114 हो जाएंगी। ठीक है, ये परिसीमन आयोग का कार्य होगा, जिसके लिए परिसीमन आयोग गठित किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, 22वां विधि आयोग भारत में गठित किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए सरकार कार्यवाही आगे करती, लेकिन तभी कोरोना के चलते बहुत सारी चीज़ें स्थगित हो गई हैं। तो 22वें विधि आयोग का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा बहुत जल्द। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अब मैं आपको बताऊं, एक तिथि 26 मार्च 2020 की हम बात कर रहे हैं। तो इस तिथि को क्या होना था कि 17 राज्यों की 55 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने थे। ठीक है, ये कोरोना से पहले का मैं जो पढ़ा रहा हूँ ऐसे याद रखो, कोरोना की कंडीशन से पहले एक चीज़ चल रही है, क्योंकि ये सब कोरोना से पहले निश्चित था कि ये सब होगा। यानी कि अगर 22 मार्च को आपका एग्ज़ाम होता तो उस समय कोरोना का इतना प्रकोप नहीं था, ना ही लॉकडाउन लगा था भारत में, है ना। तो ये सब चीज़ें रेगुलर चलती, लेकिन जब लॉकडाउन लग गए तो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन उस समय तो ये फिक्स था ना फरवरी में कि 26 मार्च को भारत के 17 राज्यों में 55 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने थे, जो बाद में नहीं हो पाए थे। और जिसमें सर्वाधिक जो होने थे वो कहाँ होने थे, महाराष्ट्र में। और यहाँ पर बच्चा 7 सीटों के लिए चुनाव थे। बाद में फिर ये कोरोना चलते स्थगित कर दिए गए थे। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले यहाँ पर चुनाव हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़े। मैं बात करता हूँ जियोसैट 1 की। जियोसैट 1, तो देखो जियोसैट 1 के बारे में बात करते हैं, या आप जीसैट कह सकते हैं, जीसैट 1। जीसैट 1 आप जानते हो बच्चा, ये क्या है आपका, इसका ये जो प्रक्षेपण किया गया था, इसको जो लॉन्चिंग की गई थी इसकी, वो 5 मार्च को की गई थी, 5 मार्च को। ठीक है, 2020 में की गई थी, 5 मार्च 2020 को की गई थी। जो उसका फुल फॉर्म है वो आपका है जियो इमेजिंग सैटेलाइट। ये आप समझ ही गए होंगे, है ना। तो ये आपका 5 मार्च को प्रक्षेपित किया गया था भारत से। और एक चीज़ यहाँ पर पूछी जाती है कि इसका मतलब किस व्हीकल के द्वारा इसको छोड़ा गया था। तो बच्चा ये था आपका GSLV F10 के द्वारा इसको छोड़ा गया था। अभी 2019 का जो PCS प्रीलिम्स हुआ था उसमें चंद्रयान का पूछा गया था, किस MK 3 वाला जो था उसके द्वारा छोड़ा गया था। उसी प्रकार से ये पूछ सकता है, क्योंकि ये लेटेस्ट था उस समय, है ना।
इसका अनाउंसमेंट फरवरी में हो गया था, तो ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हुआ बाद में था प्रक्षेपण, लेकिन अनाउंसमेंट पहले हो गया था, स्थिति को करा जाएगा, और ये 5 मार्च को फिर बाद में हुआ भी था। तो GSLV F10 के द्वारा इसको छोड़ा गया था। कहाँ से छोड़ा गया था वो आप जानते हो, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, वहाँ से इसको छोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा एक ऐसे ही फैक्ट मेरे हाथ लगाए तो मैं आपको बता दूँ, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता जो है पूरे विश्व की अपने आप में 100% बायोडाइवर्सिटी है। उस पूरे 100% में से 8% जैव विविधता कहाँ पर बच्चा, भारत में है। क्लियर, तो इस फैक्ट को भी अपने से याद, ये आपका इन्वायरमेंट में पूछा जा सकता है कि विश्व की कुल जैव विविधता में भारत का कितना प्रतिशत है। क्लियर, तो ये हो गए हमारे राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में कुछ। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इवेंट्स की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या घटनाएं घटित होती हैं फरवरी में, उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाँ मैं ये तो बताना भूल ही गया, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चा फरवरी के करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ। क्लियर, इसके बाद जनवरी के पढ़ाऊँगा, फिर दिसंबर, फिर नवंबर, बैक टू बैक जाएंगे। क्लियर, तो मैं इंटरनेशनल की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, तो बच्चा आपने सुना होगा महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे आप जानते ही हैं, श्रीलंका के कौन है, आपके प्रधानमंत्री हैं। और ये भारतीय यात्रा पर रहे थे फरवरी में, तो ये 7 से 10 फरवरी में भारत की यात्रा पर रहे थे। तो पूछ सकता है कि अभी हाल फिलहाल में महिंद्रा राजपक्षे किस देश की यात्रा पर थे, या फरवरी में पूछे फरवरी में किस देश की यात्रा, भारत की यात्रा पर थे, कब से कब थे, 7 से 10 फरवरी। क्लियर, ठीक है। आपने राष्ट्रमंडल तो सुना होगा सबने, राष्ट्रमंडल आप जानते हैं राष्ट्रमंडल के बारे में, कॉमनवेल्थ। तो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, इसके वर्तमान में कितने सदस्य हैं बच्चा, 54 सदस्य हैं इसके कॉमनवेल्थ के। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल के विषय में आपको बताऊं, एक देश है आपने सुना होगा मालदीव, जिसकी राजधानी क्या बच्चा, माले है। तो मालदीव क्या था, मालदीव में क्या था, चुनावों को लेकर के विवाद चल रहा था। तो लोकतंत्र को लेकर के विवाद था, चुनाव को लेकर विवाद था। तो मालदीव को राष्ट्रमंडल से बाहर कर दिया गया था, जिसके कारण ये बाहर हो गया था। लेकिन अब इसकी राष्ट्रमंडल में वापसी हो गई है। ठीक है, तो अब टोटल वर्तमान में, पहले कितने थे इसके बाहर होने से, 53 देश थे, लेकिन जैसे ही वापस हुआ कितने देश हो गए, 54 देश हो गए। तो अब आपसे पूछेगा हाल ही में राष्ट्रमंडल में किस देश की वापसी हुई है, तो आपका आंसर हो जाएगा मालदीव। क्लियर, और बच्चा इसकी वापसी जो हुई है वो हुई है आपकी, आई थिंक फरवरी में हुई थी इसकी, है ना, मालदीव की वापसी। हाँ ठीक है, इसकी जो वापसी है 1 फरवरी को हुई थी, 1 फरवरी को इसकी वापसी हुई थी 2020 में। राष्ट्रमंडल ने इसको, देशों ने इसको पुनः अपने समूह में शामिल कर लिया। इसके विषय में और बताऊं राष्ट्रमंडल के, इसका एक आगामी सम्मेलन होना है, इसका सम्मेलन होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि आपका कोरोना के चलते नहीं हो पाया था। लेकिन जब हम फरवरी की दृष्टि से देखेंगे तो होने वाला है कहेंगे। तो इसका एक सम्मेलन होने वाला था, कहाँ पर, वो किगाली, कहाँ पर होना था बच्चा, किगाली एक देश है रवांडा, अफ्रीका महाद्वीप का, यहाँ पर होना था। क्यों होना था, जून 2020 में। और फिर आप जानते हो कोरोना चलते ये सम्मेलन नहीं हो पाया था। लेकिन अगर आपसे 22 मार्च की दृष्टि से देखो एग्जाम के, तो आपसे पूछेगा कि वर्ष 2020 में राष्ट्रमंडल देशों का कॉमनवेल्थ बोलते हैं उसे, सम्मेलन कहाँ होगा। क्लियर, तो वो आपका कहाँ पर होगा, किगाली रवांडा में। आगे बढ़े हम, ठीक है। ये भी चर्चा में रहा था, आपने नाम सुना महातिर मोहम्मद, है ना, महातिर मोहम्मद। भारत के खिलाफ इसने स्टेटमेंट भी दिया था एक बार, महातिर मोहम्मद ने। तो जानते हो महातिर मोहम्मद कौन है, बिल्कुल जानते हैं, आप भूल रहे हो क्या, महातिर मोहम्मद बच्चा, महातिर मोहम्मद मलेशिया का पीएम। इसने भारत के खिलाफ कोई स्टेटमेंट भी दिया था, बाद में इसने इस्तीफा देना पड़ गया इसको, अपने ही देश के कारणों के चलते, बाहर से मैटर नहीं था, इसने इस्तीफा दिया। तो आपसे पूछेगा महातिर मोहम्मद चर्चा में क्यों रहा, तो आपका आंसर होगा मलेशिया का प्रधानमंत्री चर्चा में रहा था, इसने रिजाइन कराया, इस्तीफा दे दिया इसलिए चर्चा में रहा था। फिर पूछेगा आपसे, दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि मुहिउद्दीन यासीन कौन है। तो मुहिउद्दीन यासीन याद रखना, मलेशिया का नया प्रधानमंत्री है, न्यू पीएम ऑफ मलेशिया। जब इसने इस्तीफा दिया तो इसकी जगह कौन बना, मुहिउद्दीन यासीन। तो बस ये पूछेगा मुहिउद्दीन यासीन किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, है ना, सिंगापुर, ऐसे आपको ऑप्शन बना करके दे देगा। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चा, मलेशिया। क्लियर, आगे बढ़ें, चलो ठीक है। आगे हमारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, CPI, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो कोई भी एग्जाम हो आपका सब में काम करेगा। CPI, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, CPI
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 की बता रहा हूँ, अर्थात भ्रष्टाचार सूचकांक की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ 2019 की। कुल देश कितने शामिल करे गए थे बच्चे इसमें? तो कुल देश जो शामिल करे थे 180 देशों को इसमें रिपोर्ट में शामिल करा गया है। जो प्रथम स्थान रहा है वो डेनमार्क प्लस आपका न्यूजीलैंड का रहा है, न्यूजीलैंड का रहा है, ठीक है। इन दोनों ही देशों को प्रथम स्थान दिया गया है। अगर फिर भी आपसे दोनों में से भी पहला पूछ ले तो आपका आंसर होगा डेनमार्क, क्योंकि जो लिस्ट जारी करी है उस लिस्ट में इस प्रकार से 1 नंबर डेनमार्क और 1 ही नंबर के आगे लिखा है न्यूजीलैंड, लेकिन ऊपर किसको रखा है? डेनमार्क को। दोनों ही 1 नंबर पर, लेकिन दोनों में से ऊपर कौन है? डेनमार्क को ऊपर रखा गया है। क्लियर? तो आगे बात करें भारत की स्थिति क्या है बच्चा, भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की जो पोजीशन रही है वो 80 रही है इस बार। कितनी रही है? 80। और भारत के साथ साथ 4 अन्य देशों की पोजीशन भी क्या है? 80 है। और चाइना का स्थान भी क्या है बच्चा? 80 है। अगर 2018 की बात करें, 2018 में भारत का स्थान कौन सा था? 78वां स्थान था, 78 स्थान था। यानी कि भारत का 2 स्थान क्या हो गया? कम हो गया है, यानी कि भारत की स्थिति थोड़ी सी डाउन हुई है। क्लियर? अंतिम स्थान जो रहा था बच्चा इसमें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, भ्रष्टाचार सूचकांक में अंतिम स्थान जो रहा था वो रहा था आपका सोमालिया का। सोमालिया इसका कौन सा स्थान है बच्चा? 180वां स्थान रहा है। क्लियर? चलो आगे हम बात करें। चलो तो आगे बात इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, तो आगे बात करें डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप को देखो क्या हुआ था। आप जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप पर एक महाभियोग लाया गया था, है ना। तो हमारा टॉपिक हो जाएगा, ट्रंप लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, ट्रंप पर महाभियोग, ट्रंप पर महाभियोग। तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाया गया, तो खूब अच्छे से आप जानते हो, खूब चर्चा रही थी। तो यहाँ की जो पार्लियामेंट होती है उसे बोलते हैं कांग्रेस, है ना। अमेरिका की जो पार्लियामेंट कहलाती है बच्चा, कांग्रेस कहलाती है। और कांग्रेस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा है आपका सीनेट। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है ना गति, थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग। उसको आप चाहो तो स्लो करके देख सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है तो उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हाउस ऑफ सीनेट, यहाँ पर क्या करा गया था? ट्रंप के खिलाफ पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पारित हो गया था हाउस ऑफ सीनेट में। ये निचला आपका उच्च सदन होता है, लेकिन जो सीनेट था आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। हाउस ऑफ सीनेट क्या होता है? निचला सदन होता है, निचला सदन, ये निचला सदन होता है। और सीनेट क्या होता है बच्चा? उच्च सदन होता है, उच्च सदन होता है। जैसे अपने यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा, उसी प्रकार से यहाँ पर ही है। तो सीनेट में प्रस्ताव गिर गया और डोनाल्ड ट्रंप पर जो महाभियोग का आरोप था वो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पर जो सुनवाई करी थी, सीनेट में जो सुनवाई करी थी, जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था जॉन रॉबर्ट्स। सुनवाई किसने करी थी बच्चन के खिलाफ? जॉन रॉबर्ट्स ने सुनवाई करी थी ट्रंप के खिलाफ, और बाद में इनको बरी कर दिया गया। इन पर 2 आरोप लगाए गए थे। एक तो राष्ट्रपति के पद का दुरुपयोग करना इन पर आरोप लगाया गया था, और दूसरा बच्चा इन पर जो आरोप लगा था वो ये लगा था राष्ट्रपति के पद का दुरुपयोग, दूसरा कांग्रेस की कार्यवाही को बाधित करना। इन पर 2 आरोप लगाए गए थे। क्लियर? चलो आगे बात करें हम। आपने नाम सुना है नवाज शरीफ? नवाज शरीफ पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री है। इसको वर्तमान इमरान सरकार ने भगोड़ा घोषित कर दिया है, ठीक है। तो इसको मैं लिखूँ, आप इसको याद रखना ऐसे ही। अशरफ गनी, नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है अशरफ गनी। अशरफ गनी जो है आपके अफ़गानिस्तान के, है ना, अफ़गानिस्तान के सेकंड टाइम, कौन से बच्चा? सेकंड टाइम क्या बने हैं? ये राष्ट्रपति बने हैं, सेकंड टाइम राष्ट्रपति बने हैं। एक बार पूछा गया था, मुझे याद है PCS में ही पूछा गया था आपका, शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी थी बांग्लादेश की, तो पूछा गया था वो कौन सी बार बनी है, ठीक है। इस प्रकार से पूछ सकता है कौन सी बार, तो सेकंड टाइम बना है, लगातार सेकंड टाइम, ठीक है। नेक्स्ट बिन मिंट। बिन मिंट कौन है बच्चा? तो बिन मिंट जो है म्यांमार के राष्ट्रपति हैं, म्यांमार के राष्ट्रपति हैं। क्लियर? और ये यात्रा पर रहे थे भारत के 26 से 29 फरवरी को भारत की यात्रा पर रहे थे। और इन्होंने कुल मिलाकर 10 समझौते
भारत के साथ किए हैं। कितने समझौते किए हैं? 10 समझौते भारत के साथ इन्होंने किए हैं मिलकर अशरफ बिन मिंट ने। तो पूछेगा हाल ही में बिन मिंट चर्चा में क्यों है? तो कहाँ के राष्ट्रपति हैं? आपके म्यांमार के राष्ट्रपति हैं। भारत की यात्रा पर रहे थे। कितने समझौते करे इन्होंने? कुल मिलाकर 10 समझौते भारत के साथ किए हैं। अब मैं इतना डीप नहीं जा रहा, 10 में से कौन कौन से समझौते हैं, तो वो बीओ जैसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। हाँ, अगर पीसीएस का प्रीलिम्स हो तो बच्चा तो वहाँ जरूर पूछता कि वो समझौते कौन कौन से थे। क्लियर? आगे बात करें, ठीक है। तो देखो एक राष्ट्रपति और हैं, कहाँ के? पुर्तगाल के, है ना, पुर्तगाली राष्ट्रपति हैं। ये भी भारतीय यात्रा पर आए थे। इनके साथ 14 समझौते भारत ने किए थे। मार्सेलो रेवेलो डी सोसा। ये बच्चा कहाँ के राष्ट्रपति हैं? पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन, वो आप जानते हो, लिस्बन। ये बच्चा 13 से 16 फ़रवरी भारतीय यात्रा पर रहे थे, ठीक है। और इस यानी कि पुर्तगाल ने भारत के साथ कुल मिलाकर के 14 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। आगे बात करें बच्चा, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की यात्रा की थी, आप खूब अच्छे से जानते हैं। खूब शोर शराबा मचा था और एक प्रोग्राम भी आया था, नमस्ते ट्रंप, है ना, नमस्ते ट्रंप का आयोजन भी हुआ था। तो ट्रंप की यात्रा यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा की बात कर रहे हैं। तो कब से कब तक हुई थी? 24 से 25 फरवरी हुई थी बच्चा। दूसरी बात, इसमें कौन कौन आए थे यात्री के तौर पर? तो 3 लोग प्रमुख थे, आप जानते हो, डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। एक तो मेलानिया ट्रंप, ये पत्नी थी डोनाल्ड ट्रंप की। एक थी इवांका बेटी थी किसकी? डोनाल्ड ट्रंप की। और एक था आपका, इसका नाम है जैरेड कुशनेर जो है आपका इवांका का पति है, ठीक है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ आए थे। मेलानिया पत्नी, इवांका बेटी और जैरेड कुशनेर ट्रंप का दामाद। क्लियर? ये लोग आए थे। और इनके आने पर जो ये एक कार्यक्रम हुआ था, नमस्ते ट्रंप। तो आपसे पूछेगा नमस्ते ट्रंप कहाँ हुआ था? तो आपको पता है कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद में, है ना। कहाँ हुआ था बच्चा? अहमदाबाद में हुआ था, गुजरात के अहमदाबाद। और अहमदाबाद में भी कहाँ पर, कौन सा स्टेडियम है? तो मोटेरा स्टेडियम में हुआ था, ठीक है। इनका जो क्रम था, ये सबसे पहले कहाँ आए थे? अहमदाबाद आए थे डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद कहाँ गए थे? आगरा गए थे। और आगरा के बाद बच्चा कहाँ गए थे? ये दिल्ली, ठीक है। तो सबसे पहले अहमदाबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे पर की अगवानी की थी स्वयं प्रधानमंत्री ने। फिर आगरा पहुंचे, वहाँ की अगवानी की किसने? आनंदीबेन पटेल और आपका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फिर दिल्ली पहुंचे, दिल्ली जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। ये इनकी यात्रा क्रम रहा था भारत में। नेक्स्ट इनके बारे में बात करें तो इनसे समझौते हुए थे भारत के साथ। 3 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं ट्रंप के, है ना। 3 समझौतों पर क्या हुए थे बच्चे? हस्ताक्षर। यहाँ पर महत्वपूर्ण हस्ताक्षर तीनों कौन कौन से हुए थे? यहाँ पूछ सकता है आपके कि अमेरिकन राष्ट्रपति था भाई, शोर शराबा बहुत मचा था देश में, ठीक है। तो जो समझौते हुए थे बच्चे, 3 समझौते हुए थे यूएसए के साथ में। 3 समझौते हुए थे, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से। एक तो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के हुआ था, पहला मानसिक स्वास्थ्य। दूसरा चिकित्सा से संबंधित हुआ था। चिकित्सा जो उत्पाद होते हैं, चिकित्सा उत्पाद मतलब औजार वगैरह जो भी होते हैं, उनको लेकर के हुआ था। और तीसरा हुआ था ऑयल को लेकर के, तेल को लेकर के हुआ था, ठीक है। ये 3 समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। और एक घोषणा हुई थी बच्चा, घोषणा अनाउंसमेंट हुआ था। घोषणा ये हुई थी कि भारत जो है ना, 3 अरब डॉलर है ना रक्षा सौदा। तो भारत 3 अरब डॉलर के हथियार अमेरिका से खरीदेगा, इस बात को लेकर के घोषणा हुई थी। क्लियर? तो ये हो गया हमारा आर्थिक, समझ में आ गई बात? क्लियर, ठीक है। ते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, ठीक है। यानी कि आर्थिक, इकोनॉमिक, नेशनल हुआ, इंटरनेशनल हुआ। अब इकोनॉमिक पढ़ते हैं, आर्थिक पढ़ते हैं। आर्थिक घटनाएं कौन कौन सी इवेंट्स हुए थे महत्वपूर्ण, उनको देख लेते हैं। इकोनॉमिक, ठीक है। आर्थिक इवेंट्स देखते हैं क्या क्या हुए थे। तो बच्चा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ आपको महत्वपूर्ण बैंकिंग दरें बता रहा हूँ, कुछ प्रमुख बैंकिंग दरें, इसको याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमुख बैंकिंग दरें, ठीक है। इसको अच्छे से रट्टा मार देना बढ़िया से, पूरे चांस से ही आपसे पूछी जाएंगी। रेपो रेट
रेपो रेट क्या है, तो बच्चा रेपो रेट आपकी 5.15% है। और दूसरा आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये जो मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ ये दे रहा हूँ 6 फरवरी का, 6 फरवरी 2020, यानी कि एकदम लेटेस्ट है बिल्कुल, ठीक है। तो रेपो रेट कितना है, रेपो रेट 5.15, रिवर्स रेपो रेट जो है आपका वो है आपका 4.90%, सब प्रतिशत में ही है। तीसरा है आपका बैंक दर बच्चा, बैंक दर, तो बैंक दर जो है आपकी वो 5.40% है। दूसरा है आपका MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या सीमांत स्थायी सुविधा दर 5.40, ये भी प्रतिशत है। फिर आपका CRR, नगद आरक्षण अनुपात 4% है बच्चा। फिर आपका SLR, एक और बच्चा आपका SLR, सामरिक तरलता अनुपात, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, ये आपका 18.25%, ठीक है। और ये बच्चा भारत में 11 अप्रैल से, ये वाला जो है SLR जो 18.25% है, ये 11 अप्रैल से भारत में कितना हो जाएगा, 18% हो गया, ठीक है। ऐसा अनाउंसमेंट किया गया था उसमें। तो इनको बढ़िया से तैयार कर लेना, PCS का फेवरेट प्रश्न रहता है, यहाँ से बैंक दरें पूछी जाती हैं। तो रेपो रेट 5.15, रिवर्स रेपो रेट 4.90, बैंक दर 5.40, MSF 5.40, CRR 4% और SLR कितना है 18.25%। 11 अप्रैल से कितना हो जाएगा भारत में, 18%। क्लियर, इसको रट्टा मार देना। आगे बच्चों पढ़ो, बहुत ज़बरदस्त है। बौद्धिक संपदा सूचकांक, बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स या बौद्धिक संपदा सूचकांक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से जितने सूचकांक देखो उसमें कितने आगे, भ्रष्टाचार वाला आ गया, दूसरा मैं आपको ये करा रहा हूँ, तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, कोई भी एग्जाम हो आपके लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। बौद्धिक संपदा सूचकांक, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 का बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये फरवरी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 फरवरी में अनाउंसमेंट हुआ था। जो कुल देश शामिल करे गए थे इसमें बच्चा, टोटल जो सम्मिलित करे गए थे 53 ही देश को शामिल, 53 देशों को शामिल करा गया था। जो प्रथम स्थान रहा है इसमें बच्चा वो USA का रहा है। और जो भारत की पोजीशन रही है बच्चा इसमें भारत की 2020 में, यानी कि इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति कितनी है, 40वां स्थान मिला है। और 2019 में भारत का स्थान था 36वां, यानी कि भारत 4 स्थान क्या हो गया बच्चा और गिर गया। क्लियर, यानी कि स्थिति में क्या आई है, भारत की गिरावट आई है। तो 2020 में कितना 40वां, 19 में कितना 36वां, तो 4 क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर। और जो लास्ट स्थान है बच्चा वो है आपका वेनेजुएला, वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का देश है ना, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का देश है वेनेजुएला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ें, बौद्धिक संपदा सूचकांक हुआ, दैट्स गुड। आगे बढ़ते हैं बच्चा, ये भी एक महत्वपूर्ण सर्वे है, आपको मैं बता दूँ, पब्लिक एंटरप्राइजेज सर्वे, पब्लिक एंटरप्राइजेज सर्वे, इसको भी रट्टा मान लेना बढ़िया से। पब्लिक एंटरप्राइजेज सर्वे क्या है इसको मैं आपको बताऊं, तो पब्लिक एंटरप्राइजेज सर्वे 2019 का है ये, और 2018-19 का है बच्चा, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जारी किया गया है। क्लियर, 2018 से जारी करा गया है। इसमें जो केंद्र सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के टोटल उपक्रम बताए गए हैं। उपक्रम जैसे कि बहुत सारी कंपनी भारत सरकार की, जैसे कि आपका ONGC हो गया, BSNL हो गया, एयर इंडिया हो गया, इस प्रकार के कुल मिला के जो उपक्रम है भारत सरकार 348 बताए गए हैं। उसमें जो एक्टिव हैं यानी कि बच्चा कार्यशील हैं, जो एक्टिव है बच्चा, तो वो एक्टिव है आपका 249 और जो बच्चा उसमें निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन कितने बच्चा आपका, निर्माण है आपका 86, और जो बच्चा आपका बंद हो चुके हैं है ना, जिन पर ताला लग चुका है, वो कितने हैं 13। तो पूछेगा आपसे कि कितने उपक्रम हैं टोटल भारत सरकार के, 348। मतलब जैसे ONGC, BSNL इस प्रकार की कंपनियां, एयर इंडिया कितनी है 348 सरकारी कंपनियां एक प्रकार से कहा जाए। एक्टिव कितनी है उसमें से 249, कंस्ट्रक्शन में कितनी है 86, और बंद कितनी हो चुकी हैं 13। ठीक है, जो बच्चा सर्वाधिक भारत सरकार को हानि हो रही है इन कंपनियों में से, सर्वाधिक हानि, सर्वाधिक लॉस में कौन सी कंपनी दे रही है, सर्वाधिक दे रही है आपको BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। नंबर 2 पे है एयर इंडिया,
और सर्वाधिक जो लाभ दे रही है, सर्वाधिक जो प्रॉफिट दे रही है वो दे रही है आपको ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। दूसरे नंबर IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ठीक है, ये हो गया, इसको भी अच्छे से रट्टा मारना। नेक्स्ट देखो, मैं जो भी करा रहा हूँ आपको बढ़िया से तैयार करना है। ये मत सोचना कि यार इसको भी छांट दें, बिल्कुल मत छांटो। ठीक है, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग पढ़ा रहे होंगे, मैंने नहीं करा करंट अफेयर्स को, लेकिन एक बार सिर्फ और सिर्फ है ना इस यहाँ एक बार पढ़कर कंप्लीट कर लो, सच में मज़ा आ जाएगा। आपको पता है स्वच्छता भारत मिशन तो चल ही रहा है। स्वच्छता भारत मिशन आप जानते ही हो, लेकिन ये ग्रामीण कहाँ स्तर के लिए, ग्रामीण के लिए है। इसका सेकंड फेज शुरू हो गया है, अर्थात स्वच्छता भारत मिशन सेकंड पार्ट शुरू हो गया है। अभी PCS 2019 में प्रीलिम्स में कई एक योजना का वर्ष पूछा भी गया था, योजना कब से कब तक कार्यान्वित रहेगी। उसी प्रकार से आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्वच्छता भारत मिशन भारत में कब से कब तक रहेगा। तो इसका जो टाइम पीरियड है बच्चा 2020-21 वित्तीय वर्ष से 2024-25 फाइनेंशियल ईयर को कर दिया गया है। यानी कि 5 वर्ष की योजना है, वित्तीय वर्ष 2021 से 24-25 योजना रहेगी। इसका जो उद्देश्य है स्वच्छता भारत मिशन का सेकंड पार्ट का उद्देश्य ये है कि जो शौचालय स्थापित किए गए थे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, उन शौचालयों में बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। अब पता नहीं क्या सुविधाएं प्रदान करेगी सरकार। और मैंने देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में उन जो सरकार ने जो आपके वॉशरूम वगैरह लैट्रिन बनवाई गई थी उस सब ना, तो उसमें गाँव में ना आपके किसी ने दुकान खोल ली है, कोई रसोई बना लिया है उसको अपना, किसी की उसमें बकरी बंध रही हैं, किसी का भूस पड़ा है, किसी का चारा पड़ा है। इस प्रकार की घटनाएं उसमें आजकल हो रही हैं, है ना। कुछ ने तो उसको किराए पर दे दिया, 100-200 रुपये दुकान चला रहा है, कोई दूसरा किराए पर लेकर के, यहाँ तक की घटनाएं देखने को मिलती हैं, है ना जी भारत में। तो चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट स्वच्छ भारत मिशन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम कारपोरेट सेक्टर की तीसरी ट्रेन चलाएगी तेजस। कारपोरेट सेक्टर की तीसरी ट्रेन चलाएगी ये कौन सी, तेजस। तो थर्ड तेजस, ठीक है, ट्रेन है ये बच्चा। कहाँ से कहाँ चलाई जाएगी, तो ये चलेगी आपका वाराणसी से इंदौर। इसके ट्रेन का जो नाम दिया गया है, इसको नाम दिया है महाकाल एक्सप्रेस। आपसे पूछेगा महाकाल एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलेगी, तो वाराणसी से इंदौर, पहली बात। दूसरी बात आपका पूछेगा कि इस पर बच्चा 3 ज्योतिर्लिंग हैं, 3 ज्योतिर्लिंग की यहाँ पर 3 ज्योतिर्लिंग को क्रॉस करेगी। वो आप जानते हो कौन कौन से। पहला श्री काशी विश्वनाथ। दूसरा जो ज्योतिर्लिंग आएगा यहाँ पर महाकालेश्वर, ये तो सबको पता होगा महाकालेश्वर कहाँ पर है बच्चा, तो उज्जैन में है। तीसरा है औरंगाबाद, ये कहाँ पर है आपके, ओंकारेश्वर। तीसरे कौन से बच्चा, ओंकारेश्वर, ये कहाँ पर है आपके ओंकारेश्वर, इंदौर में। कहाँ पर है, इंदौर में बच्चा, है ना। तो 3 ज्योतिर्लिंग को कवर करेगी, कौन कौन से, श्री काशी विश्वनाथ वाराणसी, महाकालेश्वर उज्जैन, ओंकारेश्वर कहाँ पर है, इंदौर। तो इन तीनों ज्योतिर्लिंग को कवर करेगी महाकाल एक्सप्रेस। भारत की तीसरी तेजस ट्रेन है, जो कारपोरेट सेक्टर की भी ट्रेन है। क्लियर, तो इसको भी अच्छे से देख लेना, पूछा जाएगा ये भी। क्लियर, आगे पढ़ें, वेरी गुड। नेक्स्ट अभी आपको बता दूं मैं, घटना घटित हुई थी रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स। भारत में एक नई योजना चलाई गई, रेस्टोरेंट ऑन व्हील। ये योजना जो है भारतीय रेलवे ने चलाएगी, और भारतीय रेलवे का ऐसा पहला प्रयास है कि रेस्टोरेंट आपको किस में मिलेगा, व्हील पहियों पर मिलेगा, है ना। तो ऐसा जो शुरू हुआ है वो वेस्ट बंगाल में शुरू हुआ है, और वेस्ट बंगाल में आसनसोल वेस्ट बंगाल में यहाँ पर रेस्टोरेंट ऑन व्हील की शुरुआत की गई है। खाना पीना आपको बाकायदा व्हील पे, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट कच्चा इस्पात, ये महत्वपूर्ण है। कच्चा इस्पात 2019 के आंकड़े मैं आपको दे रहा हूँ, लेटेस्ट आंकड़े हैं। उत्पादक, विश्व के 4 प्रमुख उत्पादक बता रहा हूँ मैं आपको। ये ज्योग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला स्थान जो मिला है कच्चा इस्पात के उत्पादन में, पहला स्थान बच्चा चीन का रहा है, चाइना। सेकंड पोजीशन किसकी रही है, भारत की रही है। ये 2019 के कच्चे इस्पात के आंकड़े हैं। तीसरा बच्चा जापान का स्थान है, और चौथा जो है बच्चा वो कौन है आपका, USA है। इसको रट्टा मार देना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर, चलो आगे बात करें।
एक योजना भारत सरकार ने चलाई है अटल भूजल योजना। इस योजना का महत्वपूर्ण है, मेरे हिसाब से आप वो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलो, अटल भूजल योजना को। बहुत ज़्यादा चांसेस के इससे प्रश्न आएगा ही आएगा। अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना की बात कर रहे हैं हम। ये जो शुरू की गई है दिसंबर 2019 में शुरू की गई है, क्लियर। और ये भारत के 7 राज्यों के 78 डिस्ट्रिक्ट में लागू हो गई। भारतीय 7 राज्यों के 78 जिलों में इस योजना को लागू किया गया है, क्लियर। और दूसरी बात इसके विषय में आपको बताऊं, इसका जो ईयर होगा कब से कब तक होगी, 2020-21 वित्तीय वर्ष से 2024-25 वित्तीय वर्ष तक होगी। और इसमें जो सहयोग कर रहा है वो वर्ल्ड बैंक कर रही है। विश्व बैंक इसमें क्या करेगी, सहयोग करेगी। विश्व बैंक हमें इसमें उधार राशि दे रही है खर्चे के लिए, क्लियर। इसमें जो 7 देश हैं वो कौन कौन से हैं, मैं आपको उनके नाम बता दे रहा हूँ, आप लिख लो उनका नाम, 7 के 7 राज्यों के नाम, जिन राज्यों में योजना लागू की और 7 के 7 याद कर लो, क्लियर। रट्टे मार देना उनके। यूपी है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, कर्नाटक है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश है, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़े बच्चा, दैट्स गुड। अभी हाल ही में 19 फरवरी को एक योजना है मृदा स्वास्थ्य योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मिट्टी है ना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये जो प्रारंभ की गई थी बच्चा, ये करी गई थी फरवरी 2015 में, और 2020 में इस योजना के 5 वर्ष क्या हो गए बच्चे, पूर्ण हो गए। तो पूछ सकता है योजना कब चलाई गई थी, तो आपके ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्लियर। आप इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट आप आगे बात करें, जब फरवरी माह में बड़ी चर्चा में न्यूज़पेपर में खूब छपा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है बच्चा वो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। भारतीय इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी विश्व की कौन सी है, 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई। तो एक बात आती है यहाँ पर, पहली कौन है, पाँचों के 5 जान लेते हैं कौन कौन है। तो सबसे पहला आपका USA, दूसरा है बच्चा आपका चीन, तीसरा है आपका जापान, चौथा है आपका बच्चा जर्मनी और देन तब स्थान कौन सा, भारत। तो पहला USA, फिर चीन, फिर जापान, फिर जर्मनी, फिर भारत। भारत ने जो 5वां स्थान प्राप्त किया है वो किसको पछाड़ के करा है, एक तो ब्रिटेन को एंड फ्रांस को। इन 2 देशों को पछाड़ करके भारत ने 5वां स्थान प्राप्त किया। एक बार PCS में पूछा गया था, तब भी भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ी थी, तब पूछा गया था किस देश की अर्थव्यवस्था को पछाड़ के भारत ने ये स्थान प्राप्त किया। तो हो सकता है इस बार भी आपसे पूछ ले कि कौन सा स्थान प्राप्त किया है, 5वां, किसको पछाड़ करके, ब्रिटेन और फ्रांस को पछाड़ करके, ठीक है। दूसरी बात, भारतीय अर्थव्यवस्था को देखा जाए परचेजिंग पावर में, परचेजिंग पावर समझते हो ना, क्रय शक्ति में देखा जाए तो परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति में भारत के स्थान, भारतीय अर्थव्यवस्था 3री रैंक पर है, 3rd रैंक है। तो पहला कौन है, तो पहला बच्चा आपका कौन है, चीन है, सबसे बड़ा कौन है, चीन। परचेजिंग पावर में कौन है, पहला चीन। देन सेकंड कौन सा है आपका, सेकंड बच्चा आपका USA, और 3rd कौन है, भारत। चौथा कौन है, जापान, और 5वां कौन है बच्चा, जर्मनी, ठीक है। तो परचेजिंग पावर में चीन, फिर USA, भारत, जापान, जर्मनी, और नॉर्मल इकोनॉमी में सबसे बड़ा कौन है, USA, फिर चीन, फिर भारत, फिर जापान, फिर आपका जर्मनी, USA, चीन, फिर आपका जापान, फिर जर्मनी, फिर भारत उसमें, क्लियर। चलो ठीक है। अब बात करें, एक और आंकड़ा मेरे पास है, लेटेस्ट आंकड़ा है, वो भी आपका करंट अफेयर्स में ही आया हुआ है। विश्व जनसंख्या का आंकड़ा है। विश्व जनसंख्या के थोड़े से आंकड़े बदल गए हैं अब आपके, तो ये भी आपको महत्वपूर्ण है। विश्व जनसंख्या आपको बता दूँ, वर्तमान में जो विश्व की जनसंख्या है वो 7.76 अरब है। ये आपका फरवरी 2020 तक का आंकड़ा है, क्लियर। और इसमें रिपोर्ट में बताया गया था कि 2025 तक विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर आप जानते हो, चीन में जनसंख्या 143.4 अरब, ठीक है। अरब ज़्यादा हो गया, करोड़ में हो गए हैं, यानी कि 1 अरब 43 करोड़, ठीक है। और भारत की जो है वो कितनी है,
136, ये इंडिया की बता रहा हूँ मैं आपको, इंडिया की जो है 136.6 करोड़ है। ठीक है, ये किसकी है? भारत की है। तो चीन का प्रथम स्थान, दूसरा स्थान किसका है आपका? भारत का है। तीसरा स्थान अमेरिका का है। चौथा इंडोनेशिया हो गया है, पहले से इंडोनेशिया चौथे स्थान पर है। पांचवा स्थान बदल गया है, पांचवा पहले ब्राज़ील था, अब पाकिस्तान हो गया है। ठीक है, पाकिस्तान की जनसंख्या 21.7 करोड़ है और ब्राज़ील की 21.1 करोड़ है। उसके बाद नाइजीरिया और देन आपका बांग्लादेश। तो नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है और बांग्लादेश का 8वां स्थान है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा आर्थिक वाला भाग। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखें। न्यूनतम सामान्य ज्ञान है ना, मतलब लेटेस्ट नियुक्ति वगैरह, किसी का निधन हुआ, कोई समय कुछ जो भी चीज़ें हुई थी, अब उन सबको पढ़ते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं नवीनतम सामान्य ज्ञान, जो भी लेटेस्ट इवेंट्स हुए थे उनको सब पढ़ते हैं। तो एक योजना बता दूं मैं आपको ऐसे ही, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये योजना जो है 2016 की है, जनवरी 2016 की योजना है। इसको बस ऐसे ही याद रखना। क्लियर? चलो, एक अभी हाल फिलहाल में एक नई एजेंसी की स्थापना की गई है बच्चा भारत में, न्यू स्पेस इंडिया की स्थापना की गई है। ये महत्वपूर्ण है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि इसरो की एक नई वाणिज्यिक एजेंसी बनाई गई है, कमर्शियल एजेंसी बनाई गई है, न्यू स्पेस इंडिया। इसरो की नई वाणिज्यिक एजेंसी है न्यू स्पेस इंडिया। तो आपसे पूछ सकता है, और इसके जो प्रमुख बनाए गए हैं जी नारायणन, इसके पहले प्रमुख बनाए गए हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सार्वजनिक उपक्रम है, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में है ये। राजीव बंसल अभी हाल फिलहाल में एयर इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं। क्लियर? मैं 2-4 बातें नियुक्ति ऐसी बता दूं आपको। जावेद अशरफ है, अख्तर ने जावेद अशरफ फ्रांस में भारत के राजदूत हैं। दूसरा गोपाल बागले श्रीलंका में भारत के राजदूत हैं। अजय बिसारिया ये कनाडा में भारत के राजदूत हैं। और विनय मोहन क्वात्रा नेपाल में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। 2 व्यक्ति बता रहा हूँ मैं आपको, एक है भास्कर खुलवे और दूसरे हैं अमरजीत सिन्हा। ये पूछ सकता है आपसे एक बार को, अमरजीत सिन्हा ये दोनों जो हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार एडवाइजर नियुक्त किए गए हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़े बच्चा। ठीक है, आगे देखो 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार मैं आपको बता रहा हूँ। 65 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार। ठीक है, 65 फिल्म फेयर पुरस्कार 2020। ठीक है, इसमें जो आपकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है वो रही है गली बॉय। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? गली बॉय को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन रहे हैं? जोया अख्तर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहा है बच्चा? तो रणवीर सिंह। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन रही है? आलिया भट्ट। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला इसमें रमेश सिप्पी को। ठीक है, ये हो गया 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020। अब बात करते हैं ऑस्कर पुरस्कार, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न जरूर आया गया। तो 65वें राष्ट्रीय से आएगा, 65वें फिल्म फेयर से आएगा, या फिर आपके ऑस्कर से आएगा। ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड, ये बच्चा आपका 92 में। क्लियर? जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है, टॉप सबसे अच्छी फिल्म जो मानी गई है वो कौन सी रही है आपका? वो रही है आपकी पैरासाइट। बच्चा कहाँ की है? साउथ कोरिया की मूवी है, दक्षिण कोरिया की मूवी है पैरासाइट। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हीरो जो रहे हैं वो कौन रहा है? उसका नाम है जोकिन फिनिक्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो रही है, उसका नाम है रेनी जेलवेगर। और जो बच्चा इसका निर्देशक रहा है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? ये है आपके वॉन्ग जून
बॉन्ग जून हो, साउथ कोरिया के हैं, और पैरासाइट के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। क्लियर, दैट्स गुड, बहुत अच्छे हैं। आगे बढ़े हम। ये ऑस्कर अवार्ड, इनको रट्टा मार देना, ऑस्कर 65वें फिल्म फेयर, दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनसे कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछ ही लेगा। क्लियर है, ठीक है, दैट्स गुड। आगे बढ़ें, चलो, और बस थोड़ा सा और बचा है, ये पूरा हो जाएगा हमारा फरवरी माह करंट अफेयर्स ना, तो फिर अच्छा रहेगा। क्लियर, ऑस्कर हो गया, चलो ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग मिस डीवा प्रतियोगिता, मिस डीवा प्रतियोगिता 2020। तो ये जो बच्चा चुनी गई हैं वो चुनी गई हैं एडेलिन कैस्टेलिनो को चुनी गई है। कर्नाटक की रहने वाली है, उडुपी ज़िले की, है ना। और ये मिस यूनिवर्स में क्या करेगी, भारत को रिप्रेजेंट करेगी अब आगे से। आर.के. पचौरी का नाम सुना होगा आपने, आर.के. पचौरी, है ना, आर.के. पचौरी, इनका निधन हो गया, बहुत बड़े पर्यावरणविद थे, इनका निधन हो गया है। होसनी मुबारक, आर.के. पचौरी, बहुत बच्चे जानते होंगे इनको, है ना, इनके बारे में, आर.के. पचौरी। फिर है होसनी मुबारक मिस्र यानी कि इजिप्ट के पूर्व राष्ट्रपति रहे थे, तानाशाह व्यक्तित्व एक प्रकार से कहा जाए, इसका निधन हो गया है। ठीक है, चलिए क्लियर। आगे, अब 25 जनवरी 2020 से चीन में जो है एक मेटल रैट, धात्विक चूहा वर्ष प्रारंभ हो गया है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, थर्ड वैश्विक यानी कि ग्लोबल या वर्ल्ड, तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन हुआ है गांधीनगर में, तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन गांधीनगर में हुआ है, गुजरात में। क्लियर, और राष्ट्रीय जैविक महोत्सव भारत में हुआ है, राष्ट्रीय जैविक महोत्सव 2020 नई दिल्ली में हुआ है। क्लियर, आगे बढ़ें, ठीक है। एक है आपका बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, बिम्स्टेक, है ना बच्चा, बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020। ठीक है, उद्देश्य था इसका बाढ़ से बचाने के लिए ट्रेंड करना। और ये जो हुआ था आपका रामचंडी, है ना, रामचंडी तट उड़ीसा में है, पुरी के पास में, रामचंडी तट। तो बता दूं कहाँ पर हुआ था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था बच्चा, रामचंडी तट कहाँ पर है, पुरी कहाँ पर बच्चा, ओडिशा। ठीक है, तो इसमें 5 देशों ने भाग लिया था, भारत ने, बांग्लादेश ने, नेपाल ने, श्रीलंका ने और म्यांमार ने। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ें, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अजय वॉरियर अभ्यास हुआ था। ये जो हुआ है बच्चा अजय वॉरियर 2020 है, ये 2020 ये जो हुआ था भारत के और ब्रिटेन के मध्य हुआ था। और ये हुआ कहाँ था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सैलिसबरी जगह है, कहाँ पर, ब्रिटेन में, सैलिसबरी पर ये हुआ था अजय वॉरियर। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया कंप्लीट आपका नवीनतम सामान्य ज्ञान। अब पढ़ते हैं खेलकूद वगैरह, गेम्स से रिलेटेड हमारी जो भी करंट अफेयर्स फरवरी माह के उसको देख लेते हैं। क्लियर, ज़बरदस्त। ठीक है, आगे देखो, आपको पता है अंडर 19 विश्व कप हुआ था, अभी अंडर 19 विश्व कप हुआ था बच्चा। और ये जो कहाँ पर हुआ था, ये तो आपको पता है कहाँ पर हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, कब से कब तक हुआ था, तो 17 जनवरी से 9 फरवरी तक हुआ था 2020। क्लियर, इसका जो फाइनल हुआ था बच्चा, वो 2 देशों के बीच में फाइनल हुआ था, भारत के और किसके मध्य, बांग्लादेश के मध्य। भारत पराजित हुआ था, बांग्लादेश क्या हुआ था, जीत गया था। क्लियर, भारत पराजित, बांग्लादेश जीता था। और इसमें जो कुल टीमें भाग ली थी वो 16 टीमों ने भाग लिया था इसमें आपके। दूसरी बात, प्लेयर ऑफ द सीरीज जो घोषित करा गया, यशस्वी जायसवाल को घोषित किया गया था, यशस्वी जायसवाल, इसने 400 रन बनाए थे, इसलिए इसे प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया, यशस्वी जायसवाल। कप्तान जो था भारत का इसमें प्रियम गर्ग, अगर मुझे सही से याद है मेरठ का रहने वाला है ये बंदा, यूपी का, है ना। आगे और, है ना,
अच्छा एक और आइए, कप्तान जो था बांग्लादेश का कप्तान, बांग्लादेश का कप्तान जो था उसका नाम था आपका अकबर अली, अकबर अली। तो भारत का कप्तान कौन था? प्रियम गर्ग, और बांग्लादेश का कौन था आपका? अकबर अली। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ें, ठीक है। तो आगे देखो, ऐसे बता दे रहा हूँ, भारत और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, भारत ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इन 3 देशों के बीच में एक सीरीज हुई थी, त्रिकोणीय सीरीज। और ये कहाँ हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में। और विजेता कौन रहा इसका? ऑस्ट्रेलिया। और पराजित कौन हुआ था? भारत। क्लियर? चलो नेक्स्ट, नसीर शाह, आपने नाम सुना होगा, क्रिकेटर है नसीर शाह, नसीर शाह। नसीर शाह पाकिस्तान का बॉलर है, पाकिस्तान का बच्चा बॉलर है। इसने हैट्रिक बनाई है 45वीं, है ना, ओडीआई की। सबसे कम एज में ओडीआई की हैट्रिक बनाने वाला बॉलर है। किसके खिलाफ बनाई? बांग्लादेश के खिलाफ। ठीक है, चलो आगे बात करें। मारिया शारापोवा, खूब नाम सुना होगा, मारिया शारापोवा। ये कहाँ की रहने वाली है? मारिया शारापोवा तो रूस की रहने वाली है बच्चा। इन्होंने अभी अपना संन्यास घोषित कर दिया है, टेनिस से संबंधित है, इन्होंने संन्यास ले लिया है। बहुत बड़ी खिलाड़ी रही है मारिया शारापोवा, बहुत नाम कमाया मारिया शारापोवा ने। क्लियर? और नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ, इसके अलावा हाँ ये और आपका महत्वपूर्ण, बस 1-2 पॉइंट और बचते हैं, उसके बाद ये हमारा कवर हो जाएगा पूरा फरवरी माह का करंट। ठीक है, मारिया शारापोवा के बाद आपका है केन्स कप खिताब। ये महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। कप खिताब किससे संबंध है इसका बच्चा? शतरंज से संबंध है, शतरंज। ठीक है, इसकी विजेता, ये आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन सेंट लुई, कहाँ हुआ था? सेंट लुई। कहाँ पर है बच्चा? यूएसए में है। और इसकी जो विजेता रही हैं वो कोनेरू हम्पी रही है, कोनेरू हम्पी। ये लड़की का नाम है, महिला है, भारत की हैं ये। तो इन्होंने जीता है, कोनेरू हम्पी ने जीता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रीमियर बैडमिंटन लीग, ऐसे बता दे रहा हूँ उसको, प्रीमियर जैसे आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियर लीग होती है, उस प्रकार से आपका प्रीमियर बैडमिंटन लीग हुई है। इसका 5वां आयोजन हुआ था और ये 20 जनवरी से 9 फरवरी हुआ था। इसका जो विजेता है बच्चा बंगलुरु रैप्टर्स है ना, बैंगलोर की टीम है, बेंगलुरु रैप्टर्स, वो जीती है। और उप विजेता नॉर्थ ईस्टर्न वॉरियर्स रही है। क्लियर? तो ये करंट अफेयर्स था हमारा फरवरी माह का। नेक्स्ट में हम कवर करेंगे जनवरी माह का, है ना। तो बीओ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारा का सारा एकदम मतलब क्रीम वाली चीज़ें हैं ना, इसमें कोई चीज़ें बड़ा चढ़ा के पेश नहीं करी गई। जैसे यूट्यूब पर बहुत सारे लोग बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, वो सब चीज़ें नहीं है, एकदम सारी नॉर्मल चीज़ें हैं, है ना। तो मैं आशा करता हूँ आप सेकंड पार्ट का इसका इंतजार रहेगा। तो सेकंड, जैसे आप लोग चाहते हो उसका सेकंड पार्ट मैं बनाऊँ, आपको जनवरी माह का करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराऊँ, तो आपको उसमें लिखना होगा, कमेंट में लिख दीजिए, है ना, सेकंड पार्ट, है ना, करंट अफेयर्स पार्ट सेकंड। इतना कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।